नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली स्थित यूपी सदन में पहुंचे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे पीएम मोदी से होगी मुलाकात। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण मुलाकात पीएम मोदी के साथ होगी। G20 से पहले पीएम मोदी से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। राम मंदिर के उद्घाटन के संबंध में बैठक होगी, बातचीत होगी। इसके साथ ही नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने जा रही है यूपी सरकार और उस पर भी अब बातचीत होगी। देश भर के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान करेंगी राष्ट्रपति। पुरस्कार समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक पदक दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को पीएम के साथ बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के मौके पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित 94 शिक्षकों को सम्मानित किया है। इस मौके पर उन्होंने शिक्षिकाओं को लिए 2,09,000 टैबलेट वितरित करने का शुभारंभ किया। वहीं 18,381 स्मार्ट क्लास और 880 ICTC लैब की भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट लैब का उद्घाटन किया है, स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन किया है। सीएम योगी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर ट्वीट किया है और इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों के लिए 2,09,000 टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। वहीं 18,381 स्मार्ट क्लास और 880 ICT लैब का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के मौके पर एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करके पूरी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है शिक्षक दिवस के मौके पर। शिक्षकों के साथ वो तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों हेतु टैबलेट दिए गए हैं। स्मार्ट क्लास के लिए, ICT लैब के लिए वो तमाम सहूलियतों का ऐलान किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ट्वीट करके सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी है शिक्षक दिवस के अवसर पर। हापुड़ पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने फूंका। प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव का पुतला। अधिवक्ता अभी भी बैठे हुए हैं धरने पर। विपक्षी पार्टियां भी अधिवक्ताओं को दे रही हैं समर्थन। तो हापुड़ में पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं। डीजीपी और मुख्य सचिव का पुतला फूंका। अधिवक्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन जारी है।
उपचुनाव के रण के लिए मतदान जारी है। उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग चल रही है। घोसी में अब तक तकरीबन 43.24% मतदान हो चुका है, जबकि बागेश्वर में 45.50% मतदान हुआ है। दोनों में मतदान का प्रतिशत 3 बजे तक तकरीबन 45% के आसपास है, जिसे बेहतर कहा जाएगा। तो घोसी में भी 43% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बागेश्वर में 45% से ज्यादा मतदान हुआ है। दोनों जगह पर लगातार संघर्ष जारी है। उपचुनाव में जहां उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में संघर्ष है, तो वहीं यूपी के घोसी में सपा और बीजेपी के बीच में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो उपचुनाव का जो संघर्ष है वो जारी है। फिलहाल वोटिंग जारी है। मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। घोसी का रण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि घोसी का रण दरअसल इंडिया बनाम एनडीए का ट्रेलर है। यह तय होगा कि यह लड़ाई सपा बनाम बीजेपी की ना होकर इंडिया बनाम एनडीए के बीच हो रही है। और इस संघर्ष में, इस जंग में कौन जीतेगा, यह देखने वाली बात होगी। उपचुनाव के लिए रण जारी है। लगातार मतदान चल रहा है। घोसी में 43% से ज्यादा मतदान, बागेश्वर में 45% से ज्यादा मतदान, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 3 बजे तक 45% के आसपास है, तो यह माना जाना चाहिए कि 6 बजे तक ये मतदान 55% से ऊपर जाएगा। और उपचुनाव में 50 से 55% का अगर मतदान होता है, तो जाहिर तौर पर वो बेहतर वोटिंग कही जाएगी। उत्तर प्रदेश के घोसी में पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने झोंकी है, वहीं पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है, सरकार ने झोंक रखी है। सरकार के तमाम मंत्रियों ने, खुद मुख्यमंत्री ने वहां पर कन्वेंसिंग की, वहां पर दारा सिंह चौहान के पक्ष में माहौल तैयार किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो घोसी और बागेश्वर में रण जारी है। इस वक्त हमारे साथ इस उपचुनाव पर, वोटिंग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन गोयल, नेता बीजेपी, नेता समाजवादी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोटिंग का रण जारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। डीपी यादव साहब, कितनी बड़ी चुनौती। आप लोगों ने तो शुरुआत से ही, वोटिंग से पहले ही कह दिया था कि सरकार और पुलिस निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देगी। अब क्या लग रहा है? देखिए ब्रजेश जी, आज शिक्षक दिवस है और इस पावन और पवित्र अवसर पर मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। अब आता हूं मैं घोसी चुनाव पर। देखिए, घोसी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ब्रजेश जी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें एड़ी चोटी एक करके लगाई है और जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, वो भी बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए चिंता का एक विषय भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सतह पर ये चुनाव जनता के ऊपर थोपा गया है। इस चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक तरफ लालची जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सत्ता के कहीं ना कहीं लोलुप हैं और सत्ता के भूखे हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो मंत्री थे, उनको लगा कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है 2022 में। समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए। समाजवादी पार्टी ने उनका स्वागत किया और उनको टिकट दिया। जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन दुर्भाग्य से और भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक रवैये से 2022 के चुनाव में हमारी सरकार नहीं बन पाई। फिर उनको सत्ता की भूख लगी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लालच दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में चले। अच्छा यादव जी, क्या अच्छा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाली स्थिति है क्या? जब वो आपके साथ आ जाते तो अच्छे हो जाते, जब आपके खिलाफ चले जाते तो बुरे हो जाते हैं?
तो निश्चित रूप से वो समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर के आए थे। वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्हीं का वक्तव्य था, सुधाकर सिंह का। चलिए, अब वो सुनवाई कह रहे होने थे लगी, लौट गए, अब आपको क्या दिक्कत है? दारा सिंह का, नहीं नहीं, जब दारा आपको सिंह का अपने यह पास वक्तव्य लाने था। में कोई दिक्कत नहीं थी, अब आपके खिलाफ चले गए तो अब दिक्कत क्यों हो रही है? वो हमारे खिलाफ नहीं गए, वो जनता के खिलाफ गए हैं। घोसी के ये तो जनता के जनता आज साथ तय उन्होंने कर धोखा देगी ना, किया है। ये तो जनता बिल्कुल तय तय कर कर देगी। देगी, देखिए जनता तय कर देगी, लेकिन जनता के साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं के साथ खेल रही है, जनता की भावनाओं को कहीं ना कहीं कुचलने का काम कर रही है, जनता को अच्छा, समाजवादी पवन पार्टी गोयल के पक्ष साहब, में वहां पर पवन गोयल पक्ष साहब, में आप तो त्रिपुंड लगा करके बैठे हैं, आखिर भावनाओं को आहत कौन कर रहा है? सुन रहा था, इनके हिसाब से जो कैंडिडेट है चौहान साहब, जी, वही गलत है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी। जब इनकी पार्टी में तो ठीक थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जनता देख रही है, ये जनता को धोखा दिया है। अगर जनता को धोखा दिया होगा तो फिर जाहिर सी बात है चौहान साहब हार जाएंगे। लेकिन अगर जनता को धोखा नहीं दिया होगा और चौहान साहब जीत जाएंगे, मैं निश्चित बता रहा हूँ वो आपको। तो कह रहे हैं अब जो जनता नहीं आंकड़े जिता रही, वो तो प्रशासनिक मशीनरी जिता रही है। बिल्कुल ठीक बात। प्रशासनिक अगर मशीन जिताती ना तो 36 राज्यों में, 36 के 36 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। 4100 के अंदर से 1500 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ना होते, 4100 होते। ये इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठाते हैं, ये राम मंदिर पे भी सवाल उठाते हैं, ये धारा 370 पे भी विपक्ष ने सवाल उठाया था। आप एक बात देखिए, राफेल पे भी 370 पे सवाल उठाया था। सवाल उठाना विपक्ष की एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ये सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को भी इस तरीके से कटघरे में डालेंगे तो उसके ऊपर से सवाल जनता इनके ऊपर उठाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के 36 राज्यों में सरकार है? क्या सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं? अगर अगर इलेक्शन कमीशन बेईमान होता या भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली होता तो पिछले इलेक्शन में जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे तब इनके कितने विधायक थे, और अब दूसरी बार जीत कर आए अब कितने विधायक हैं? ये सीधी सी बात है ब्रजेश जी। अगर जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन ईमानदार है, और अगर हार जाए तो इलेक्शन कमीशन बेईमान है। ऐसा इन्होंने कैंडिडेट के लिए किया, अच्छा ऐसा इलेक्शन कमीशन पवन भाई, मुझे एक चीज नहीं समझ में आया, कल आप लोग भी गए थे चुनाव आयोग के पास कि ये समाजवादी पार्टी जो है डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही, चुनाव साइडिंग से नहीं कराएगी जो है, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार और आपका प्रशासन नहीं कराने दे रहा, आप कह रहे हैं समाजवादी नहीं कराने दे रही। तो क्या सुधाकर सिंह का कद इतना बड़ा है क्या कि वो पूरे प्रशासन और पुलिस और आयोग को जो है गच्चा देकर के वो न्यूसेंस क्रिएट करेंगे? नहीं, इसमें ब्रजेश पाठक, ब्रजेश जी, इसमें एक चीज क्लियर है। इसमें ये चीज क्लियर है कि सरकार का तोता इलेक्शन कमीशन नहीं है। अगर सरकार का तोता इलेक्शन कमीशन होता तो सरकार को वहां जाने की जरूरत ही ना पड़ती। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस इलेक्शन को निष्पक्ष कराना चाहती है, जिसके अंदर कोई भी आज नहीं। और अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष को, तो वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, पार्टी अपना काम करेगी। अगर चौहान साहब ने अगर यादव जी की बात मान लो, जनता का प्यार नहीं होगा तो वो हार जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से न्यूज वन इंडिया के चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूँ, उनकी छवि समाज में बहुत अच्छी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश को बना दिया गया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, तो डेफिनेटली जीत 100% होगी। अच्छा पवन भाई, मैं अभी सर्वेश भाई के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो घोसी का चुनाव है उसमें आप लोग अपनी सरकार की उपलब्धियों को चेहरा बना के जा रहे हैं, दारा सिंह चौहान को चेहरा बना करके जा रहे हैं? एक जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। बिल्कुल, ये दोनों ही बातें ब्रजेश जी मैटर करती है। सबसे बड़ी बात, उपचुनाव के अंदर बेनिफिट हमेशा डेफिनेटली उस सरकार को मिलता है जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट होती है। आज योगी जी की उत्तम सरकार है जिसका बेनिफिट आप चौहान साहब को भी मिलेगा और चौहान साहब का बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा निश्चित रूप से। नहीं, चौहान साहब, अच्छा सर्वेश भाई, दोनों लोग के अपने अपने दावे हैं। समाजवादी कह रही है कि बीजेपी और सरकार यानी वो शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही। बीजेपी वाले भी चुनाव आयोग गए, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है और वो चुनाव नहीं होने देगी। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, 45% के आसपास वोटिंग हो गई। आपको क्या लगता है, ये दोनों लोग अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं क्या? देखिए, बीजेपी अगर ये बात कह रही है तो बीजेपी इतने बड़े आरोप कैसे लगा रही है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है। चुनाव आयोग ठीक है, जब चुनाव होता है तो उसमें सत्तारूढ़ पार्टी का कोई हाथ नहीं होता है, वो इलेक्शन कमीशन सारा कुछ व्यवस्था देखता है। लेकिन फिर भी आप ये लगा रहे हैं तो आपके फिर कानून व्यवस्था में कुछ कहीं कमी रह रही है।
दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और भारत के जितने अपोजिशन पार्टी हैं वो जहां पे चुनाव जीतते हैं तो अच्छा, जहां पे चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, प्रशासन ने मदद कर दी बीजेपी को, तो ये कर दिया, वो कर दिया, ये विधवा विलाप, ये पुराना राग वो हर समय अलापते हैं। और ये अलापना अभी से शुरू हुआ है, 2024 मई के बाद ही खत्म होगा, ये आप याद रखिए ब्रजेश जी। सबसे बड़ी बात यह है 2022 के चुनाव में ब्रजेश जी, यही समाजवादी पार्टी ने 2012 से जो पहले का अच्छा प्रदर्शन किया, तो आखिर उनके इतने कैंडिडेट 120 के आसपास कैंडिडेट कैसे जीत गए? वहां पे भी तो चुनाव आयोग के और बीजेपी के धांधली के कारण उनको हराया जा सकता था, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर मिनिस्टर हार चुके थे 2022 के चुनाव में। तो ये देश के जो इंस्टीट्यूशन है उस पे जो ये पार्टियां लोग सवालिया निशान उठाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। अच्छा, डीपी यादव साहब, जो सर्वेश भाई कह रहे हैं मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखिए, आपके जो भी सहयोगी रहे, वो फिर ओम प्रकाश राजभर रहे हों, आपके पास जो है चाहे दारा सिंह चौहान रहे हों, या फिर और भी कोई रहा, केशव देव मौर्य जैसे बहुत सारे लोग आए गए, आप किसी को संभाल नहीं पाते, बाद में आप उन पर आरोप लगाते हैं। आपके पास जो आए आप उनको संभाल, क्या ये सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता था क्या, कि ये था कि अगर सपा की सरकार बन गई तो हम लोग मलाई खाएंगे, जब मलाई नहीं मिल पाई तो वापस चले गए मलाई खाने के लिए? तो ये तो दरअसल सियासत है ना। और आप लोग ये जो बार बार राग अलाप रहे हैं, बाहुबली आपके नेता को बीजेपी कह रही है, सुधाकर सिंह को जो है कि वो अपराधी वो है, बाहुबली वो है, और डर आपको सता रहा है बीजेपी के जो है उन्हीं नेता से जो अभी तक आपके साथ थे। तो अब तक वो डरावने नहीं थे, अब डरावने क्यों हो गए? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी केवल विपक्ष के नेताओं की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करती है। अगर सुधाकर सिंह बाहुबली हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो तो कह रहे थे कि मैंने बाहुबलियों को और तमाम तरह के लोगों को प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया, उनको दूसरी जगह भेज दिया। तो आखिर सुधाकर सिंह घोसी में रह करके चुनाव भी लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बाहुबली का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पैदा हो रहा है ये बताइए। मुख्यमंत्री तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं सभी मंचों से कि कोई बाहुबली नहीं चलेगी, किसी प्रकार का कोई गुंडा नहीं चलेगा। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में इतनी निस्सहाय क्यों है? डबल इंजन की सरकार है इनकी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है कि वहां जनता जो है सुधाकर सिंह को सर आंखों पर बैठाने के लिए कह रही है। चुनाव जीत रहे हैं डंके की चोट पर, लेकिन इतने ताकतवर होने के बाद भी पवन भाई, दो डबल इंजन की सरकार, फिर भी आप इतने डरे हुए क्यों हैं? उन्होंने इंडिया नाम लिया, भारत चले गए, आप चला सुधाकर सिंह को माफिया बता रहे हैं, बाहुबली बता रहे हैं, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? जी, अगर डरे हुए होते तो प्रशासन के पास ना जाते, और प्रशासन के पास गए। अभी मैं ब्रजेश भाई की बात करूं, सॉरी सर्वेश भाई जी की बात करूं, क्या हुआ इलेक्शन के अंदर? आज समाजवादी पार्टी से क्या रूपरेखा आपको देखने को मिली? इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे अभी भी सवाल उठाया और अभी भी डिबेट में भी कह रहे हैं कि प्रशासन मिला हुआ और इस वजह से जीत जाएंगे, वरना हम डंके की चोट पे जीते रहेंगे। तो भैया आपके 2017 में कितने विधायक थे और 2022 में कितने विधायक थे? तब तो आपने सवाल नहीं उठाया। आपकी सरकार ये क्यों नहीं कहती? आप तो जितनी जनता में विश्वास आप पैदा नहीं कर पाए, आप हमेशा सफाई में डांस करते हैं। आपने यादवों को 86 में तो 56 ऐसे बनाया। आपके पास आज भी 96 हजार करोड़ रुपए को उठाने का आरोप है। ये ब्रजेश भाई मैं नहीं बोल रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट बोलती है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आंकड़े नहीं है। और यादव जी को आप चुप करा दीजिए, मैं बड़े शांति से सुन रहा था। इनको इतना ही डर लगता है तो डिबेट में ना बैठा करें, ये बीच में बोल रहे हैं। मैं आपको, इनको और अपने राजनीतिक विशेषज्ञों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। डीपी यादव जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैंने आपको पूरा समय दिया और मैंने आपकी बात में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करा। अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ तो आप अपने समय में ठीक कर दीजिए, लेकिन ये हार का डर है जो आप डिबेट के बीच में बोल रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, इन्होंने चलिए मेरे पास समय की बहुत कमी है, हम आगे एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तो उपचुनाव का रण जारी है और रण के साथ नेताओं के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। नमस्कार।